दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं द मूक नायक। 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा उसने एक बदलाव की जो उम्मीद थी उसको जो है ज्यादा बुलंद किया और इसमें जो मेन भूमिका रही कांग्रेस पार्टी की जिसने इंडिया अलायंस बनाया और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की। जब भी लोकसभा चुनाव 2024 की बात होती है, राहुल गांधी की बात होती है, अखिलेश यादव की बात होती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगुवाई की उस पर कम बात होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस पर बहुत कम पढ़ने और देखने के सुनने को मिलता है, लेकिन द मूव पर आज हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ हैं और उनके साथ हम बातचीत करेंगे कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे की जो लीडरशिप थी वो कैसे गेम चेंजर साबित हुई। क्योंकि आप देखिए कि यूपी में आप देखिए कि 4 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी शाम को, उसमें यूपी के लोगों को खास तौर पर जो है स्पेशल थैंक यू बोला था। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ कि कांग्रेस की लीडरशिप ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया, उन्हें जिम्मेदारी दी, उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया और वहां से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना हुआ दलित कम्युनिटी का जो अति पिछड़ा है, जिसको ईबीसी बोलते हैं। हमारे साथ सुदीप्तो मंडल जी हैं, वो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं द न्यूज मिनट की, एक काफी प्रभावशाली वेबसाइट है जो साउथ को कवर करती है और मुद्दों पर काफी मुखर रहती है। और जो संस्थान जिन्होंने इस पिछले 10 साल में गोदी मीडिया के दौर में एक उम्मीद जगाई है, जर्नलिज्म का पर्याय बने हैं, उनमें द न्यूज मिनट का नाम है। सुदीप्तो सर, आपका स्वागत है। और मैं पहली टिप्पणी आपसे, पहला कमेंट ये चाहूंगा कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे का जो रोल रहा इस चुनाव में, आप देखिए कि जिस तरीके से सोशल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के वो आगे बढ़े और 2014 और 2019 का जो चुनाव है लोकसभा का, अगर कांग्रेस की स्ट्रेटजी को देखें तो बिल्कुल अलग चुनाव था। आप इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे को तो लगता है मैंने इसके बारे में एक चुनाव का जो ये शुरू होने से पहले एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मैंने 2019 की जो कांग्रेस मैनिफेस्टो है उसको मैंने 2014 के 24 क्या होगा, 24 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 2024 का जो भी क्या बोलते हैं 24 को हिंदी में, 24 24 हाँ 24 हाँ 2024 हाँ 2024 का 2019 का जो मैनिफेस्टो है उसको मैंने कंपेयर किया। और अगर आप याद करेंगे तो देखिए 2019 में राहुल गांधी पूरी तरह से छाए हुए थे। एक तरह से राहुल फॉर पीएम का ही एक तरह का नारा था कांग्रेस का कि इनके नेतृत्व में ही ये एक ही हैं, यही हैं सर्वस्व इसके। तो उन्हीं के लीडरशिप में 2019 का इलेक्शन कांग्रेस ने फाइट किया। 2019 का उस तरह से अगर आप मैनिफेस्टो देखिएगा, मैं क्या बताऊँ, एक लगता है कि किसी 12वीं क्लास के बच्चे ने अपने सोशल सिविक्स के क्लास के लिए कोई एक असाइनमेंट तैयार किया था, ठीक है? इतना मतलब एक बचकाना टाइप का, एक बहुत ही सिली टाइप का एक मैनिफेस्टो था उस टाइम पे। एंड हम संघियों की जुमलाबाज़ी के बारे में बात करते हैं। 2019 का जो मैनिफेस्टो अगर देखिएगा तो उसमें जुमलाबाज़ी के अलावा मेरे को कुछ और दिखाई नहीं दिया। 2019 में और 2024 में फ़र्क क्या है? मेरे को लगता है कि फ़र्क ये है कि राहुल गांधी तो अब भी हैं, जो कांग्रेस का जो ओल्ड गार्ड है, जो मतलब बीजेपी की तरफ जिन्होंने कल्टी नहीं मारी, जो भी बचे-कुचे हैं, वो भी आज आज भी वो बरकरार हैं, ऊपर टॉप पार्टी के पावर स्ट्रक्चर में एकदम ऊपर में हैं। तो 2019 और 2024 में फ़र्क क्या है? सिर्फ़ एक आदमी का फ़र्क है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। और 24 का आप मैनिफेस्टो देखिए, उसमें जुमलाबाज़ी बहुत ही कम है, और सीधा-सीधा मैनिफेस्टो अ, देखिए 19 के अगर मैनिफेस्टो को देखिएगा, राहुल गांधी जो प्रेज़िडेंट थे उस टाइम के, बड़े-बड़े उनके फ़ोटोज़, उनका एक कोट, हाँ, और एक तरह से उनको रोमांटिसाइज़ किया गया। लेकिन 2024 में जब मल्लिकार्जुन खड़गे के लीडरशिप में एक मैनिफेस्टो आता है, तो उसमें एक तरह का एक सीरियसनेस झलकता है। आप उस मैनिफेस्टो को देखिए, अगर शायद जब जब इसको आप पोस्ट प्रोडक्शन में इस इंटरव्यू को एडिट करेंगे, तो थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट वगैरह ज़रूर दिखाइएगा 2019 और 24 के मैनिफेस्टो का कंपैरिज़न, उसमें आपको सीधा-सीधा दिखाई देगा कि कितना सीरियस डॉक्यूमेंट है ये 24 का डॉक्यूमेंट। शुरुआत में ही वो सामाजिक न्याय के बारे में, इक्विटी के बारे में, उसका ओपनिंग लाइन ही वहीं से शुरू होता है। ऑन द अदर हैंड 2019 का 19 का जो मैनिफेस्टो है उसमें सोशल जस्टिस या फिर एससी, एसटी, ओबीसी के जो मुद्दे हैं,
वो आइटम नंबर 38 थे। 38 को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट 38 नंबर आइटम था 19 के राहुल गांधी के उस चाइल्डिश मैनिफेस्टो में 38 नंबर का सोशल जस्टिस का जो भी था वो था। लेकिन इसमें एकदम नंबर 1 में वो एक मुद्दा है और हम तो मानते हैं कि अगर आप इंडिया के को एनालाइज़ करें, इंडिया की सोसाइटी, इकोनॉमी पॉलिटिक्स को अगर आप एनालाइज़ करें तो सबसे उसका बेसिस जो है हर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल रिलेशन का, वो जात से बनता है एंड वो जात-पात के ऊँच-नीच से ताल्लुक रखता है इन अ वे हर हर पॉलिटिकल एक्टिविटी। सो देयरफॉर जो इस साल का जो मैनिफेस्टो है उसमें सीधा-सीधा उसी बेसिक मुद्दे को एड्रेस करने का एक कोशिश है। तो वो मेरे को लगता है सबसे बड़ा एक डिफरेंस है कि राहुल के और मल्लिकार्जुन खड़गे के लीडरशिप में। वो तो ख़ैर जस्ट मैनिफेस्टो की बात है, लेकिन अगर आप देखें एक तरह से बीजेपी ने सामाजिक न्याय के लॉजिक को एक तरह से परवर्ट कर दिया। परवर्ट हिंदी में क्या बोलते हैं उसको मैं नहीं जानता, लेकिन परवर्ज़न मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक तरह का गूगली मारा उसमें ये कहते हुए कि देखिए मोदी एक ओबीसी है, हाँ? और एक सामाजिक न्याय के एक प्लेटफ़ॉर्म को उन्होंने क्या बोलते हैं उसको एप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, संघियों ने एंड उसके चलते आई मीन देखिए बात तो ये है कि कांग्रेस बोलिए या फिर जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ बोलिए, इतने सालों में उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए कुछ बड़े कदम वैसे मतलब या फिर सीरियसनेस नहीं दिखाया। तो उस वीकनेस पे मेरे को लगता है कि बीजेपी ने काफ़ी मिसयूज़ किया उसको और टोकनिस्टिक वे में कहा देखिए ये तो एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, ये देखिए एक आदिवासी प्रेसिडेंट है या फिर ये देखिए दलित प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया। तो उसके चलते मेरे को लगता है कि कांग्रेस एक तरह से बैकफुट पे थी सामाजिक न्याय के सवाल पे और खरगे को प्रोजेक्ट करके खरगे को लीडरशिप में प्रेसिडेंट बनाने के टाइम पे मेरे को लगा कि वो काफ़ी एक तरह से उनके उनके पास चारा नहीं रहा, यू नो एंड वो मेरे को थोड़ा-सा दुखद टाइप का लगता है, मेरे को थोड़ा सैड टाइप का लगता है क्योंकि ये जो खरगे साहब को जो लीडरशिप पोज़ीशन मिला, ये उनको शायद 20 साल पहले मिलना चाहिए। लेकिन जाके फाइनली संघियों के दबाव की वजह से ना मैं नहीं मानता कि कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जिसने दिल से कोई सामाजिक न्याय को अपनाया हो। आई थिंक आपके नेटवर्क में कुछ इशू है सर और लाइन खराब हो गया दोस्त। आ रही है आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है। हाँ सर, आप हाँ बोलिए। जी। तो जिस तरह से बाबा साहेब को जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बुलाया गया था, उन्होंने एक व्यंग में एक बात कही थी कि जब रामायण लिखना था तो एक व्यास को लेके आए जो ब्राह्मण नहीं था। जब महाभारत को लिखना था तब किसी और अछूत को लेके आए और जब संविधान को लिखने की बात आई तो मुझे बुलाया। तो मैं ये मानता हूँ डेफ़िनिटली कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इस स्टेज में ये पोज़ीशन देना बहुत ही डिलेड था, हाँ, और एक तरह से एक डेस्परेट मूव कांग्रेस की तरफ से था, हाँ, और ये उनको बहुत ही पहले मिलना चाहिए था, कोई चारा जब नहीं था तब उनको याद आता है मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ, आप अगर देखें प्रीवियस जब उनके उनके पास जब सत्ता थी, उनके पास जब पावर थी, किस कैसे-कैसे लोगों को उन्होंने प्रमोट किया। हाँ, हम प्रणब मुखर्जी को देखिए या फिर ये जो ऑपरेशन ग्रीन हंट के जो आर्किटेक्ट हैं, नाम क्या है? व्हाट्स द नेम द होम मिनिस्टर जो थे उस टाइम के पी चिदम्बरम। चिदम्बरम, ठीक है? ऐसे लोगों को उन्होंने बड़े-बड़े पोस्ट पे पूरी पार्टी के कंट्रोल इन जैसे लोगों को दिया था। कि उनको मल्लिकार्जुन खड़गे को लीडरशिप देना पड़ा। समाज की तरफ से जो प्रेशर बना उसके वजह से डेस्परेट होके ये किया गया है। वो मेरे को लगता है कि एक खड़गे साहब की तरफ भी एक अन्याय है क्योंकि देखिए अभी उनकी उम्र कितनी है? हाँ, वो बहुत ही एक सीनियर पॉलिटिशियन है। मैं नहीं मानता कि
ये जो अभी एक लहर जो खड़ी हुई है, जो मतलब हम देख रहे हैं कि एक संघियों का, एक हिंदुत्व का एक रिट्रीट हो रहा है, एक सेक्युलर एजेंडा का एक तरह से फिर से एक रिसर्जेंस हो रहा है, जिसके चलते हमने ये उम्मीद बांध रखी है कि शायद 2029 में बीजेपी हार भी सकता है, अगर यही कंटिन्यू हुआ, इसी टाइप के सामाजिक न्याय के पॉलिटिक्स को अगर जो कांग्रेस है या फिर बाकी पार्टी से, इवन समाजवादी पार्टी ने भी काफ़ी सामाजिक न्याय के बारे में बात की इस इलेक्शन में, सेक्युलरिज्म का एजेंडा उन्होंने सामने रखा। अगर इसको कंटिन्यू करे तो हमारी एक होप है कि शायद हिंदुत्व कल के दिन डिफीट हो जाए या फिर 2029 में कोई नया सरकार आ सके। लेकिन हम इजीली ये कह सकते हैं कि अब जितनी उम्र खड़गे साहब की हो रही है, 2029 में शायद वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। अगर पार्टी जीत जाती है, अगर ये सवाल फिर से खड़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, अगर आप देखें इंडिया के इतिहास में दलित प्राइम मिनिस्टर तो कभी नहीं बना। हाँ, तो वो जो हमारी एक आशा है, हमारे समाज से जो हमारा एक सपना है, हाँ, वो एक तरफ से मतलब खड़गे साहब के ऊपर जो हमारी उम्मीद है, वो उम्मीद कभी पूरी नहीं होने वाली, या फिर अब हमको ये देखना पड़ेगा कि 29 में जब अगर बाई चांस वो लोग जीत गए, तो क्या वो इसको याद रखेंगे कि कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, उनका कमबैक कहाँ से हुआ? मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस उस टाइप का एक पार्टी है, जो वो क्रेडिट देगा। एनीवे पूछिए। एक्चुअली फ्यूचर में क्या होगा, आई थिंक हम अवतारी पुरुष तो नहीं हैं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, हम नहीं जानते, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब भी 21st सेंचुरी में इंडियन पॉलिटिक्स की बात होगी तो 2024 का चुनाव गेम चेंजर होगा, जहां कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी के मेंबर्स जो खुलेआम कह रहे थे कि हम संविधान बदलेंगे, 400 सीटें आई तो उन्होंने पार्लियामेंट चेंज किया। अभी इस सेशन से पहले अंबेडकर और गांधी की मूर्तियां हटाई, तमाम लोगों की मूर्तियां हटाई। दे आर जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसमें वो जो हिंदू मेजॉरिटी, हिंदू ट्रेडिशन, हिंदुइज्म को जो लगातार पिन करने का है कि हम जो है उस ओर बढ़ रहे हैं। चाहे प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से किया, सेंगोल पूजा, आप संसद की नई बिल्डिंग के समय देख सकते हैं जिस तरीके से। मुझे लग रहा है कि जब भी बात होगी 2024 के चुनाव की, ये एक निर्णायक चुनाव होगा और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आगे क्या करेंगे, उनकी तबीयत, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, बट उन्होंने एक अपना रोल प्ले कर दिया है और हम उस रोल पे बात कर रहे हैं। तो चूंकि आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से साउथ से लेकर नॉर्थ हम देख रहे हैं कि यूपी में जो दलित समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसने इंडिया अलायंस को भरपूर वोट दिया है। मतलब इतना वोट दिया है कि आज बीजेपी से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस की हैं वहां पे। और फरवरी में, मार्च में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बीजेपी यूपी में हारे, क्योंकि वहां पर बीएसपी रही है, उसकी पॉलिटिक्स। आज जो लोग संविधान हाथों में लेकर रैलियां कर रहे थे, दिखा रहे थे, बीएसपी ने अपने एक तरीके से सांस्कृतिक मेले थे, जो बीएसपी का एक यूएसपी रहा है, जो मेले आयोजित करती थी, संविधान को लोगों तक पहुंचाती थी, सबके घरों में बांटती थी। दूसरी पार्टियों ने किया, राहुल गांधी ने किया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया, अखिलेश यादव तक भी जो है लेकर के आगे बढ़े। और सपा हमेशा चाहती थी कि दलित वोट उसे मिले, लेकिन कभी मिलता नहीं था। इस चुनाव में हुआ है, चाहे कांग्रेस के साथ आने की वजह से या फिर माहौल की वजह से। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि जो इम्पैक्ट हमें यूपी में देखने को मिला, वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उन इलाकों में जहां दलित, जैसे हम देखें कि कर्नाटक में भी उस तरीके का रिजल्ट नहीं रहा जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। तेलंगाना में भी उम्मीद से कम सीटें आई हैं, थोड़ी माना जा रहा था कि 10 पार जाएगी सीटें। तो ऐसा क्या डिफरेंस आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में, यूपी में असर दिखता है उसका कि कांग्रेस के पास एक दलित प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक दलित को अध्यक्ष बनाया है, चुनाव में जीते तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, और बाकी राज्यों में उसका असर उतना नहीं दिखता है। जी देखिए, यूपी में सबसे बड़ी बात तो आपने अभी जस्ट कहा कि बीएसपी का जो फॉल है, एंड बीएसपी ने जिस तरह से इलेक्शन जब सर पे था, जिस तरह से वोटर्स को कंफ्यूज किया, हाँ, और जिस तरह से उनका जो स्ट्रैटेजी था, उसके वजह से मेरे को लगता है काफी वोट्स ट्रांसफर हुए, क्योंकि मेरे को लगता है कि
जो आप भरपूर वोटों की बात कर रहे हैं, दलितों ने जो वोट दिए आप कह रहे हैं, एक तरह से बीएसपी के तरफ डिसइल्यूशनमेंट के वजह से हुआ। और मेरे को तो इनफैक्ट थोड़ा-सा बुरा लगता है, क्योंकि जिन मुद्दों पे आप सपा ने लड़ा या फिर जिन मुद्दों को कांग्रेस ने हाइलाइट किया, वो सभी ओरिजिन उसका बीएसपी के पॉलिटिक्स में ही है। एंड वो बहुत ही दुःख दिलाने वाला एक बात है कि जो एक सही में जो एक सोशल जस्टिस पार्टी था, एंड मैं ये था पे मैं थोड़ा स्ट्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में उनका मिशन क्या है, इसके बारे में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। मैं नहीं कहता कि वो कंप्लीटली सोल्ड आउट हो गए हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ ठहरे हुए हैं। आज कहाँ किस मुद्दे पे क्या उनका स्टैंड क्या है, ये बहुत ही कन्फ्यूज़िंग हो गया है। तो मैं डेफ़िनेटली सोचता हूँ कि यूपी में ये इसलिए हुआ, ये दलित वोट का ट्रांसफ़र इसलिए हुआ क्योंकि बीएसपी दलितों के मुद्दों को लेकर आई थिंक थोड़ा-सा पीछे हट गई, या फिर थोड़ा उस पर्टिकुलर इश्यू को वो लोग जो उनका रेगुलर जो स्टैंड है, उन स्टैंड्स को अगर नहीं, ये है कि पैसिव चली गई और वो पैसिव एक्टिव नहीं चली हुई। गई और अपने खुद के पॉलिटिक्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया, जो मिशन का काम है, जो कांशीराम कहते थे मिशन का काम है। आप मेरे को दिखा दीजिए कि मिशन का काम यूपी में ही नहीं, इंडिया में कहीं भी देख लीजिए आप, बीएसपी कहाँ पे मिशन का काम कर रही है, मेरे को नहीं मालूम। जो मिशन का काम क्या है? अगर आप देखिए, तो हम मानते हैं कि एजुकेशन एक मिशन है, हाँ? संगठन को बढ़ाना एक मिशन है, हाँ? और हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र होते हैं, हमारे खिलाफ जो हिंसा होती है, या फिर हमारे खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, जी, उस बोलिए। उसको उसको फाइट करने का काम ही मेरे को लगता है मिशन है ना। तो इन 3 मिशंस को अगर आप एजुकेट, ऑर्गनाइज़, एजिटेट के फ्रेमवर्क में अगर आप देखिए, तो कहाँ पे चल रहा है ये मेरे को नहीं मालूम। हाँ, हर कोई आज बीएसपी का नुमाइंदा बन के ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे औरों को गाली वगैरह देते हैं कि आप बीएसपी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप बहन जी के बारे में ये नहीं कह सकते, आप बहन जी के बारे में वो नहीं कह सकते। अरे! इज़्ज़त तो हर कोई करता है। मैं आज तक मैंने देखा नहीं कि कोई एक सीरियस कमेंटेटर हो जिसने मैं एंटी कास्ट कमेंटेटर्स की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कभी भी मायावती की बेइज़्ज़ती की हो या उनके बारे में अनाप-शनाप कहा हो। जो जेन्युइन क्रिटिसिज़्म है, कोई भी सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं है आज की तारीख में, एंड वो मेरे को लगता है ये जो उनके वो सही में बसपा के वर्कर्स हैं कि नहीं वो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पब्लिक में, सोशल मीडिया वगैरह में एक तरह से ट्रोल बन चुके हैं। और उनके उनका एजेंडा यही है कि भाई किसी भी तरह से जो बीएसपी जो कुछ भी करे, वो सही है, उसको किसी भी तरह से सही करार करना ही उनका काम है। इसके वजह से मेरे को लगता है कि हर एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन को क्रिटिसिज़्म बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। बीएसपी को क्रिटिसाइज़ करने का या फिर उनके साथ क्रिटिकली एंगेज करने का कोई स्पेस आज की तारीख में नहीं है, मेरे को लगता है। आप बात करेंगे तो किसके साथ करेंगे? अब अगर आपको इंटरव्यू करना है तो किसका इंटरव्यू करेंगे आप? अगर आपको जानना है आज की तारीख में कि बीएसपी का लाइन क्या है, सिर्फ आकाश आनंद से पूछ सकते हैं आप? नहीं ना, वो भी तो गायब हो गए अभी। हाँ, तो यही सवाल है कि बीएसपी वेयर डज़ इट स्टैंड नाउ? हाँ, एंड ये सवाल दलित वोटर्स ने अभी तो ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर किसी ने इस वीडियो को देखा तो शुरू हो जाएँगे मेरे को भी ट्रोल करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रोल्स को अगर आप साइड में रखिए 1 मिनट के लिए, जो वोटर्स ने जो मैसेज भेजा है, वो तो काफ़ी क्लियर है। अभी ट्रोल तो हैं, वो जो उनको वो मतलब दिल से मतलब उनका इमोशनल सपोर्ट है कि क्या है मेरे को नहीं मालूम। बट लेकिन आई थिंक डिसाइसिवली द वोटर ऑफ उत्तर प्रदेश, द दलित वोटर ऑफ उत्तर प्रदेश has shown clearly what it thinks about the बीएसपी। अभी जो ट्रोल्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं बीएसपी के, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनको ये सवाल का जवाब देना है कि भाई ये वोटर्स हटे क्यों? ये वोटर्स आज बीएसपी के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? एंड उसी उसी इसमें मतलब क्या बोलते हैं कॉइन के उल्टी तरफ में अगर आप देखिएगा, तो यू हैव समबडी लाइक भीम आर्मी चीफ, ये हमारा जो चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद को तो मतलब नॉन अम्बेडकराइट, दबंगिया, एक एक जस्ट एक उनको अनाप-शनाप काफ़ी कहा गया काफ़ी सालों से, कि वो आते हैं, लोगों को उकसाते हैं, चले जाते हैं, हाँ? और उनको क्या मालूम कि बहुजन समाज को क्या चाहिए, ऐसी-वैसी बातें उनके बारे में की जाती थी।
लेकिन वो कैसे जीत गए? ये इन सवालों का जवाब किसको देना चाहिए? हाँ, तो मैं डेफ़िनेटली नहीं मानता कि एक मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तब्दीली आने की वजह से या फिर खाली वो एक रीज़न नहीं था। बीएसपी का फॉल एक बहुत बड़ा रीज़न है एंड ये सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एक हिट है। क्योंकि अगर बीएसपी आज भी अपने लाइन पे वापस आ जाए, तो मैं जानता हूँ कि इमोशनली ऑल ओवर इंडिया में किसी भी दलित मोहल्ले में कहीं भी चले जाइए, मैं इंडिया काफ़ी घूमा हूँ मैं एज़ अ जर्नलिस्ट। आप कहीं भी चले जाइए, ऐसा कोई दलितवाड़ा नहीं है जहाँ पे लोग बाबा साहेब को तो जानते ही हैं, कांशीराम और मायावती को भी जानते हैं। वो उनके नाम का एक रिकॉल है, वो उनके पिछले कामों का एक जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो उन्होंने उस टाइम पे नाम बनाया, वो नाम आज तक है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो लाइन पे वापस आ जाएँ, तो आज भी बीएसपी एक रेलेवेंट पार्टी है। क्योंकि पार्टी सिर्फ काडर से नहीं बनता है, पार्टी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एंड पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक बरकरार है। वो तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ बीएसपी के बारे में। जिले-जिले में बीएसपी का ऑफिस है, ना सिर्फ यूपी में और इंडिया में साउथ इंडिया में तो डेफिनेटली हर कहीं पे बीएसपी का एक ऑफिस है। तो ये अपने लाइन को रीडिस्कवर करेंगे या नहीं वो तो समय दिखाएगा कि लेकिन मैं कांग्रेस या सपा के सक्सेस को मैं सिर्फ उनका सक्सेस नहीं मानता हूँ, मैं बीएसपी का फेलियर मानता हूँ। एंड ये भी मानता हूँ कि कांग्रेस और जो बाकी जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने बीएसपी के लाइन को ही चुरा के अपना लाइन इस बार क्रिएट किया। जो भी वो लोग कह रहे हैं, हाँ, वो बीएसपी सालों से कहता आ रहा है। जो उनके मैनिफेस्टो में है, ये कांशीराम 25-30 साल पहले कह रहे थे। ठीक है? तो आज उनका गुड मॉर्निंग हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सडनली प्रोग्रेसिव हो गए हैं, आज सडनली वो सोशल जस्टिस हो गए हैं। ये इसको बस मेरे को अभी भी मैं सर्टिफ़िकेट देने के पोज़ीशन में नहीं हूँ कि कांग्रेस एक सोशल जस्टिस पार्टी है या फिर अखिलेश यादव जो एक यादव कम्युनिटी से आता है। यादव कम्युनिटी का सोशल जस्टिस में क्या योगदान रहा है, ये हिस्ट्री काफ़ी दिखलाता है। किस तरह का एक एट्रोशियस कम्युनिटी है वो, किस तरह से वो एक दलितों को दबा के लिटरली वो उनका जो फार्मिंग के ऊपर फार्मिंग कम्युनिटी बोलते हैं, यादव कम्युनिटी एक फार्मिंग बेस्ड कम्युनिटी है या फिर जाट, यादव ये सब जितने भी कम्युनिटीज़ है लैंडेड कम्युनिटीज़, उनके लैंड को सींचा तो हमारे दलित लोगों ने। तो उनका जो पॉलिटिकल पावर है, उनका जो फाइनेंशियल मसल है, जो भी है, वो दलितों के पीठ पे चढ़ के ही हुआ है, क्रिएट हुआ है। तो ये हिस्ट्री है यादवों का या फिर वो जो यादवों का जो पार्टी है, हाँ, वो उनका हिस्ट्री है। आप बिहार में देख लीजिए या फिर यूपी में देख लीजिए, आप अखिलेश की बात करिए या तेजस्वी की बात करिए, ओके? ये ही उनका फाउंडेशन है। एक एंटी दलितनेस उनके रगों में दौड़ता है। तो जब वो दलित पॉलिटिक्स खेलते हैं, मेरे को थोड़ा-सा डर लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि लगता है कि भेड़िया किसी भी तरह से एक बकरी के खाल में क्या बोलते हैं उसको एक मास्क पहन के आया है। क्योंकि अब तो दलितों ने मतलब भर-भर के वोट दे दिए कांग्रेस को, भर-भर के वोट दे दिए समाजवादी पार्टी को। लेकिन क्या इसको वो इस्तेमाल ढंग से करेंगे? क्या वो उस उम्मीद को डिलीवर कर पाएँगे जिस उम्मीद को उन्होंने क्रिएट किया है दलितों में, उस उम्मीद को क्या वो डिलीवर कर पाएँगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ये उस टाइप की पार्टीज़ हैं। अगर वो सही में सामाजिक न्याय का काम करना शुरू कर देंगे, तो मैं तो कहता हूँ दावे के साथ कि समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस जैसी पार्टी कोलैप्स हो जाएगी क्योंकि उनका बेसिक फाउंडेशन है एक मिडल कास्ट, इंटरमीडिएरी, ऑप्रेसिव ऊपर क्या बोलते हैं आप लोग ये जो बहुजन बोलते हैं ना उनको, ये बीच के जो कम्युनिटीज़ हैं। हाँ, वो उनका बेसिक फाउंडेशन है और वो कतई नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से सामाजिक न्याय से दलितों का बेनिफिट हो। हाँ, आज ओबीसी के कैटेगरी में आके वो लोग हर बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये बेनिफिट दलित को ट्रांसफ़र हो जाए। तो मेरे को वो डर है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो बीएसपी का फॉल आउट है उसका जो वोटर है वो अपने मुद्दों को लेकर के संविधान आरक्षण को लेकर के उसने देखा कि कौन इसके लिए लड़ रहा है या फिर मेरा जो अधिकार है जो हक है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है उसको बचाना है और उसने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इंडिया अलायंस को वोट दिया है। नरेंद्र मैं समझा नहीं, क्या रिपीट कर सकते हैं? आप क्या कह रहे हैं? जैसे आपने अभी जो बीएसपी की राजनीति की बात की उसके फॉल की बात की कि उसका जो ग्राफ गिरा है तो उसका जो वोटर है
वो संविधान के लिए, आरक्षण के लिए, सोशल जस्टिस के जो मुद्दे हैं उसको बचाने के लिए इंडिया अलायंस के लिए गया है, और ये परमानेंट नहीं है। अगर बीएसपी वापसी करती है, लड़ती है, तो वो उसके पास वापस जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड देखिए मैं तो यहाँ से जो ये सवाल बनता है, मैं आप एक सवाल आपके सामने रखता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उनकी जो जीत मिली है मुझे लगता है कि उसका क्रेडिट उनको जाता है। अब यहाँ से उनके सामने चैलेंज है कि जो नया वोटर आपकी पार्टी के पास आया है, चाहे वो दलित कम्युनिटी का हो, चाहे ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, अति पिछड़ा, वो आया आपके पास। तो अब उसको कांग्रेस के पास आपको रखना है ताकि आप आगे की राजनीति कर सकें। क्योंकि अगर दलित आपके पास आता है, अति पिछड़ा आपके पास आता है, माइनॉरिटी वोट जो बीएसपी को एक समय वोट करता था, वो भी अगर आपके पास आता है, तो आप मजबूत होते हैं, आपकी सीटें 50 से 100 हो जाती हैं। तो अगर आपको आगे राजनीति करनी है तो इन वोट को अपने पास रखना होगा, इनको अपने साथ जोड़ के रखना होगा। लेकिन यहीं पर चैलेंज है कि अगर बीएसपी की राजनीति आती है, या फिर आप जो वादे किए आपने दलित समुदाय के लिए या फिर किसी भी के लिए भी, अगर वो वादे आप पूरे नहीं करते, आपको लगता है कि आप भी उसी तरीके से मतलब ब्राह्मणों की या फिर अपर कास्ट की पार्टी बन के रह जाते हैं, तो फिर जो ये एक तरीके से ये होगा कि वो वोटर आपसे दूर जाएगा जो 2024 के चुनाव में पास में आएगा। आपको लगता है कि ये चैलेंज है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, कांग्रेस के इकोसिस्टम में जो लोग एक तरीके से कह सकते हैं संघी मानसिकता के हैं, आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, जो सोच के हैं, और बीइंग अ कांग्रेस प्रेसिडेंट उनके सामने ये चैलेंज है? मेरे को लगता है ये चैलेंज राहुल गांधी के सामने है, मेरे को लगता है ये चैलेंज सोनिया गांधी के सामने है, मेरे को लगता है ये चैलेंज प्रियंका गांधी के सामने है। क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस इलेक्शन में क्या दिया, उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा था, एक इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन था उनका, एक एजेंडा देने का कंट्रीब्यूशन था, कांग्रेस को एक प्रोग्रेसिव पार्टी बनाने का एक कंट्रीब्यूशन था। हाँ, उन्होंने कांग्रेस को सिखाया कि भाई ये होती है सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स, ठीक है। और इलेक्शन के रिजल्ट आने के कुछ ही देर में हमने देखा कि किस तरह से पूरी पार्टी ने जय श्री राहुल गांधी, जय श्री सोनिया गांधी, जय श्री प्रियंका गांधी शुरू कर दिया। किसी ने उस टाइम पे नहीं सोचा कि भाई ये जो जिस एजेंडा पे आप जीते हो, इस एजेंडा को क्रिएट किसने किया? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह का मास लीडर राहुल गांधी है, उस तरह का मास लीडर अनफॉर्चुनेटली भारत के जात-पात के व्यवस्था के वजह से खड़गे उस टाइप के लीडर नहीं है। वो कभी भी उस टाइप के वाइड एक्सेप्टेंस कभी भी एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, जिस तरह से राहुल गांधी बस रास्ते पे चल दिए, उनको देखने के लिए लोग आ गए। हाँ, तो वो तो होने से रहा। एक दलित पॉलिटिशियन को उस तरह का रिसेप्शन इंडिया में मेरे को नहीं लगता कि आज की तारीख में वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो डेफ़िनिटली मेरे को लगता है ये इस एजेंडा को जिसको क्रिएट किया है खड़गे ने, इस एजेंडा को डिलीवर करने का काम तो गांधी फैमिली के साथ ही है। क्योंकि अब तो वो लोग मतलब ऐसे पेश आ रहे हैं कि मतलब अगला प्राइम मिनिस्टर तो राहुल गांधी ही होगा 29 में, उस तरह की मतलब इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं वो। तो ये डेफ़िनेटली राहुल के ऊपर ही डिपेंड करता है। हाँ, और आज अब तक तो मतलब राहुल गांधी ने काफ़ी सेफ खेला है। हाँ, खाली मीठी-मीठी बातें, मोहब्बत की बातें, हाँ, ये सब मतलब एक फ़िल्मी टाइप का एक इमेज क्रिएट किया अपने लिए कि मैं कितना मतलब कूल हूँ, मैं कितना लाइकेबल हूँ, हाँ, मैं कितना सौम्य हूँ, कितना फ्रेंडली हूँ, हाँ, ये सब ठीक है इमेज क्रिएशन के लिए, पर जब डिलीवरी का टाइम आएगा, तब मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से डिलीवर करेंगे। एंड मैं नहीं समझता कि कांग्रेस उस टाइप का रैंक एंड फाइल, उसका जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर राहुल गांधी को कभी अलाउ नहीं करेगा। अगर चलो मान भी लेते हैं कि उसमें वो एक जज्बा तैयार हो गया है, लोगों को इतने बार 2 बार यात्रा करने के बाद उसमें वो जज्बा आ गया है कि हाँ भाई, मैं सोशल जस्टिस ही इंडिया का सॉल्यूशन है, सेक्युलरिज्म ही इंडिया का सॉल्यूशन है। अगर राहुल गांधी इस बात पे अगर अड़ गया, तो उसका पार्टी कोलैप्स हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उसका पार्टी चलता है दबंग लोगों से, उसका पार्टी चलता है गुंडों से, ओके? कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी पावर में है। कांग्रेस पार्टी पावर में है का मतलब क्या है हमारे मोहल्ले में, ये तो मैं हर दिन देख रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? कि जो एरिया लेवल पे जो कांग्रेस का बंदा है, वो तो वहाँ का लोकल दबंग है वो। या तो रेड्डी है, या तो गौड़ा है, हाँ? या तो कोई ऐसा कोई पावरफुल इंटरमीडिएरी कम्युनिटी से आता है वो। जो बीच के कम्युनिटीज़ हैं, एंड वही है कांग्रेस का लीडरशिप स्ट्रक्चर, या तो वो है
या फिर देख लीजिए जहाँ पे अभी भी राजा रजवाड़े ऐसे घूमते हैं कि अभी भी राजा हैं वो, उन जगहों में तो उनको ही उन्होंने बुला के टिकट्स दिए हैं। ये राजस्थान वगैरह में हमने देखा कि किस तरह का उनका लीडरशिप हमेशा से ही, हाँ, एक तरह का दैट रॉयल एरिस्टोक्रेटिक, हाँ, उस टाइप का। कमलनाथ को देख लीजिए आप, कैसा किस टाइप का लीडर है वो। गहलोत को देख लीजिए आप, संघी है वो पूरा, कमलनाथ, गहलोत, भूपेश बघेल, किस टाइप के लीडर्स हैं वो। आपको क्या लगता है कि कल को अगर वो सामाजिक न्याय का एजेंडा डिलीवर करना शुरू कर देंगे तो भूपेश बघेल, कमलनाथ जैसे लोग चुप बैठ जाएंगे? कमलनाथ ने क्या कहा था कास्ट सेंसस के बारे में? ये लोग इतने अपने उस एंटी या फिर प्रो कास्ट आइडियोलॉजी में वो उतने डीप हैं कि उनको इलेक्शन के टाइम पे भी मुंह बंद रखा नहीं जाता उनसे। जब वो सोशल जस्टिस सुनते हैं उनका मुंह चुप नहीं रहता। कमलनाथ इमीडिएटली उसके खिलाफ बात कर दिया। डीके शिव कुमार जो कर्नाटका में है, वो इमीडिएटली उसका मुंह खुल गया कि नहीं कास्ट सेंसस नहीं कर सकते हैं आप। ये उनकी फितरत है। ओके, ये मैं कहता हूँ कि उनकी वो जो कास्ट फितरत ना, वो जो कास्ट से आते हैं उनका, उस कास्ट का एक कैरेक्टर है ये। और वो अगर कांग्रेस का फंडिंग का सोर्स है, अगर वो कांग्रेस के पावर का सोर्स है, तो मैं नहीं लगता कि उस पावर के सोर्स को वो लोग डिफीट करके सोशल जस्टिस कर लेंगे। और एक लास्ट बात है, देखिए मामला सिर्फ दलितों का नहीं है, मुसलमानों का भी है। हाँ, और आज की तारीख में एक मुसलमान होना इंडिया में आसान बात नहीं है। आज ईद है, हाँ, मैं हमारे मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारक देते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ कहीं भी इस इंडिया अलायंस ने कंटेस्ट किया, क्या उन्होंने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा भी सोचा? ये जो महाराष्ट्र में इतनी सारी पार्टियां जुड़ गई एमवीए के बैनर के अंदर, एक सीट उन्होंने मुस्लिम को नहीं दिया, एक टिकट उन्होंने नहीं दिया किसी मुसलमान को, कर्नाटका में भी नहीं दिया। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में हम ये एक टेंडेंसी देख रहे हैं उस पार्टी की कि जिसके वोट के बेसिस पे आप इस मुकाम पे आए हैं कि आज फिर से आप सर उठा के पार्लियामेंट में एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बन गए हैं, उसमें दलित का रोल है, लेकिन जो फाउंडेशन रोल है उसका डेफिनेटली मुस्लिम है। आपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है, कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो हार्ट ऑफ हार्ट आप भी जय श्री राम टाइप के ही हो, है ना? तो मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये जो पूरा रिजल्ट हमको मिला है, ये पीपल्स मूवमेंट के क्रिएशन के वजह से ये रिजल्ट मिला है। किसी पार्टी ने इस पे, मतलब आप समझ रहे हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है, उनका जो इलेक्शन का जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया, जो बातें उन्होंने कही, जितने भी आप देख रहे हैं ये ऑपोजिशन के जो भी लीडर्स हैं, उनके लाइंस, उनकी आइडियोलॉजी जो है, वो एक्चुअली क्रिएट किया है पीपल्स मूवमेंट्स ने। कोई फार्मर्स जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से पीपल्स मूवमेंट रहे, अगर हम जिनको माने कि एक्चुअली में उन लोगों ने माहौल क्रिएट किया। डेफिनेटली, देखिए आप एनआरसी सीएए के टाइम पे आप देख लीजिए कितने पीपल्स मूवमेंट जुड़े थे, लाखों की तादाद में लोग जुड़े थे उस टाइम पे, एंड डेफिनेटली उसमें सबसे ज़्यादा लोग मुस्लिम दिखाई दिए, बट सिविल सोसाइटी, बाकी जो दलित ग्रुप्स हैं, इवन चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लीडर्स, मैं जिग्नेश मेवानी ठीक है, थोड़ा मैं नहीं कहता कि वो बहुत प्रोग्रेसिव टाइप का लीडर है, बट मैं कहता हूँ कि दलित लीडरशिप से काफ़ी लोग थे उस टाइम पे, एनआरसी सीएए के टाइम पे भी काफ़ी ऐसे दलित ऑर्गेनाइजेशन थे जो उसमें ऑल ओवर इंडिया में, ना सिर्फ शाहीन बाग वगैरह में, अगर हम बैंगलोर में कोई प्रोटेस्ट देख रहे हैं, कोई चेन्नई में कोई प्रोटेस्ट देख रहे हैं, केरला में देख रहे हैं, तेलुगु स्टेट्स में देख रहे हैं, तो जुलूस में दलित ग्रुप्स डेफिनेटली थे। उसके अलावा लेफ्ट ग्रुप्स, मैं सीपीएम सीपीआई पार्लियामेंट्री लेफ्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो मूवमेंट का जो लेफ्ट है, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लीजिए या फिर फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लीजिए, जो सिविल सोसाइटी के अंदर रहकर जो लोग आज भी लेफ्ट लाइन फॉलो करते हैं, मेरे को लगता है उनका इस डिस्कोर्स को क्रिएट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। जो एक मोदी का जो क्रोनी कैपिटलिज्म, जो ये राहुल गांधी हमेशा बोलता रहता है क्रोनी कैपिटलिज्म, ये उनके डिक्शनरी का टर्म नहीं है, ये एक लेफ्ट डिक्शनरी का टर्म है जिसको उन्होंने वहां से चुराया है। हाँ, ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि अलग अलग, अभी ये जो फार्मर्स मूवमेंट हो गया, हाँ, फार्मर्स मूवमेंट के भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मैं ये नहीं कहता कि लेफ्ट मूवमेंट है या फिर फार्मर्स मूवमेंट है, हर किसी के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जरूर, लेकिन उनके मूवमेंट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से थोड़ा सा चुराया, वहाँ से थोड़ा सा कॉपी किया, वहाँ से थोड़ा सा कॉपी किया, और फिर जोड़ के उसको एक अपना उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया। तो मेरे को फिक्र है इन मूवमेंट्स के बारे में, क्योंकि
कांग्रेस हो, डीएमके हो, सपा हो, टीएमसी हो, या फिर कोई भी ऐसा नॉन हिंदुत्व पार्टी हो, उनका आप देखिएगा कि उनका कोई भी मास मूवमेंट नहीं है, कोई ऐसा ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं है, कोई ऐसा कोई SC ST कोई उनका मूवमेंट नहीं है, कोई वुमेन्स मूवमेंट नहीं है, कोई स्टूडेंट्स मूवमेंट। आज की तारीख में आप बोलिए मेरे को NSUI कहाँ पे खड़ा है? NSUI का कोई कोई हैसियत है कोई इंडिया में? तो मास मूवमेंट कांग्रेस के पास अंडा है, ठीक है, कोई मास मूवमेंट नहीं है इन किसी भी पार्टीज का। उनका मास मूवमेंट बन गया है ये हमारे प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स, एंड ये बहुत ही एक वरीइंग ट्रेंड है, क्योंकि इनको ये खा जाएंगे, इनका एजेंडा चुरा के फिर ये अपना एजेंडा चलाएंगे। क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज UPA 1 और 2 में भी जो भी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन हुए थे वो पीपल्स मूवमेंट के दबाव की वजह से हुए थे, और जो उस टाइम के राइट विंग जो मूवमेंट जो पॉलिसीज थे UPA गवर्नमेंट के, हम जानते हैं कि वो कोर कांग्रेस से आया था। आप समझ रहे, जो भी उन्होंने उस टाइम के रिग्रेसिव मूव्स किए थे, या आप कश्मीर में देख लीजिए उन्होंने जो वहाँ पे उत्पात मचाया था, या फिर उन्होंने हिंदुत्व के सवाल पे भी एक एक ड्यूअल टाइप का, थोड़ा इस तरफ खेल रहे हैं थोड़ा उस तरफ खेल रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं था उस टाइम पे कि हिंदुत्व पे कांग्रेस कहाँ पे खड़ी होती है, या फिर कांग्रेस के साथ जो एलाइज हैं उस टाइम पे UPA में वो कहाँ पे खड़ी होती है। उनका जो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, RTE ले लीजिए, RTI ले लीजिए, NREGA ले लीजिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये सब पीपल्स मूवमेंट के दबाव की वजह से आए, ये कोई कोर कांग्रेस एजेंडा नहीं था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऑपरेशन ग्रीन हंट को देख लीजिए आप, हाँ, ये या फिर जो उनका कश्मीर में जो रवैया था, हाँ, वो सब लेकिन कोर कांग्रेस से ही आया। उसके लिए उनको किसी के नोटबुक से कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो उनका खुद का सिलेबस है। मुझे लगता है सर कि जो आप कह रहे हैं कि ग्रीन हंट अगर वहां से आया, कांग्रेस का कोर आया, तो मुझे लगता है कि अगर आप बाकी जो RTE RTI या फिर ये जो अरुणा राय, निखिल डे और इन लोगों का जो ग्रुप था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद थी जो जिसमें सोनिया गांधी के नेतृत्व में, इस पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे सवाल आएंगे। देखिए मेरे मुझे पास लगता है कि सोरेन फैमिली का, या फिर जो झारखंड में जो जिस तरह से प्रेशर क्रिएट किया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, उसका उनका काफी मतलब एक योगदान था। मैं इसको शायद मैं साइटेशन देने में अभी फिलहाल मुश्किल होगी मेरे को, लेकिन डेफिनेटली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में डेफिनेटली ट्राइबल ग्रुप्स तो थे ही, लेकिन उसके अलावा सोरेन या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसने वो एजेंडा लेके आके उस पर दबाव डाला था। तो खैर आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। हाँ, खैर चूंकि हमारे पास समय भी कम है और बहुत सारे ब्रॉडर पॉइंट आप छू रहे हैं, तो उस पर बात करना संभव नहीं है, बट मेरी कोशिश थी कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की जो लीडरशिप है उस पर थोड़ा सा बात करूं। और आखिरी एक दो सवाल मैं ये लेना चाहूंगा कि अगर आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो अगर आप कार्यकाल देखेंगे, जो टेन्योर देखेंगे, तो उसमें उन्होंने कर्नाटक और होल्ड करना पड़ेगा, मेरा फोन जैसे मैं ऑफ कर लेता हूँ। जी जी जी, जैसे ही वो आते हैं हम फिर से बातचीत को शुरू करेंगे। वो शायद उनका कोई फोन आ रहा था और उन्होंने कहा कि जो है मैं अभी बस आया, तो वो सर आ गए हैं। और सर बस एक दो सवाल और कि जिस तरीके से आप देखिए कि तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की और उसका काफी जो है पार्टी का मोराल जो है वो बूस्ट हुआ। उनकी जो एक तरीके से जो प्रेसिडेंट कांग्रेस अध्यक्ष होने का जो शुरुआत थी उसमें एक आप अचीवमेंट उसको कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है वहां पर काफी मतलब जोर लगाने के बावजूद भी जो है कांग्रेस पार्टी हारती है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के चुनाव हैं, हरियाणा के चुनाव हैं, झारखंड के चुनाव हैं। आपको क्या लगता है कि जो एक तरीके से दलित एस्पिरेशन है खड़गे को PM देखने का, और लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र के बाद ऐसा कुछ घटित हो सकता है कि जो ये है वो कमजोर हो और फिर खड़गे साहब के लिए रास्ता खुले? आप मेरे को ज्योतिषी वाला सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो नहीं, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि किस तरह का माहौल क्रिएट होगा। देखिए डेफिनेटली इन स्टेट्स में हम कॉमन सेंस की तरह से अगर हम देखें तो इन स्टेट्स में अगर ये ऑपोजिशन फिर से अच्छी परफॉर्मेंस रजिस्टर करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डेफिनेटली बहुत दबाव उससे बढ़ेगा।
और क्या उसके वजह से हम वो क्या बोलते हैं उल्टी गंगा बहना शुरू हो जाएगा वो नहीं मालूम मेरे को कि किस तरह से लोग छोड़ के बीजेपी में चले गए, क्या उसके वजह से लोग अभी छोड़ के इस तरफ आ जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि ये मानता तो नहीं हूँ पर मेरा डर है ये कि जो खरगे का जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है उसको कहीं आगे चलते ये लोग इरेज ना कर दें, ये ना कह दें कि ये सब राहुल गांधी का ही किया था, ठीक है। तो ये है, और ऐसा अगर एजेंडा आप जैसे कह रहे हैं अगर ऐसा दबाव बने और समाज में एक चाह है कि 70 साल बाद एक कोई तो दलित प्राइम मिनिस्टर बने, उस एजेंडा को कांग्रेस कितना सीरियसली लेती है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर का छोड़ दीजिए, कर्नाटका में फिर से बात छेड़ते हैं फिर इन दैट केस चीफ मिनिस्टर के बारे में, आप प्राइम मिनिस्टर मत बनाइए, कर्नाटका का पहला दलित चीफ मिनिस्टर ही बना दीजिए फिर। कर्नाटका में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई दलित चीफ मिनिस्टर बना, बनते 3 बार रह गए खड़गे जी। चलिए उनका उम्र हो गया, उनके बेटे को बना दीजिए, बना सकते हैं आप, नहीं बनाएंगे तो इंडिया लेवल पे बात करना तो बहुत बड़ी बात है, आप कर्नाटका में कुछ करके दिखा दीजिए, या फिर तेलंगाना में जो जीत हासिल हुई है, आपने फिर एक रेड्डी लैंडलॉर्ड को आके वहाँ पे बिठा दिया आपने, हाँ, आपने जो दलित था वहाँ पे अगर ऐसी बात है तो पंजाब में जहाँ जट सिख की बहुलता है, राहुल गांधी ने वहाँ एक दलित को प्राइम मिनिस्टर सॉरी चीफ मिनिस्टर बनाया था, बाद में चुनाव हार पार्टी ने कैसे रिएक्ट किया, और पार्टी ने कैसे रिएक्ट किया उनके लीडरशिप को देख, वही तो इनफैक्ट वो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो मैं पहले बात कह रहा था कि राहुल गांधी चाहे जो भी डिसाइड करे, उनके पार्टी का एक कैरेक्टर है, हाँ, और वो कैरेक्टर उस पार्टी को दलित हजम नहीं होते हैं, तो जब अगर आपने मतलब ठोस दिया उनके मुंह, पुश इट थ्रू देम, उसको वो इमीडिएटली उल्टी कर देते हैं, नहीं क्या? चरणजीत चन्नी के साथ जो हुआ, हाँ, जिस तरह से बदसलूकी हुई उनके, मैं तो सरप्राइज हूँ कि उन्होंने पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी ने उसको ज्वाइन नहीं किया, पर जो गंदी तरह से उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उनको जिस तरह से साइडलाइन किया गया, वो उसके बावजूद पार्टी में है, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि पार्टी किस तरह से नेचुरल रिएक्शन उनका है, एक दलित लीडर को जब आप लेके आते हैं उनका एक नेचुरल रिएक्शन क्या होता है, वो तो चन्नी के एग्जाम्पल से साफ जाहिर होता है। ओके, थैंक यू सर, हम इस डिबेट को आज यहीं पर खत्म करते हैं और आपसे बातचीत काफी दिलचस्प रही, और नियर फ्यूचर फिर मौका मिलेगा और हम कई सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, सोशल जस्टिस, पॉलिटिक्स और एनडीए इंडिया का जो स्टैंड है उस पर हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आपने समय दिया, और अपने दर्शकों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू सर।